अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आज हम एक न्यू टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है स्टाफिंग। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम स्टाफिंग देखेंगे कि स्टाफिंग क्या होती है और स्टाफिंग प्रोसेस क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, स्टाफिंग मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं। स्टाफिंग का मतलब स्टूडेंट बेसिकली होता है पर्सोनल्स को हायर करना। पर्सोनल्स मींस वर्कर को हायर करना। ठीक हो गया। ये तो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन थी स्टाफिंग की। तो स्टाफिंग बेसिकली स्टूडेंट जब ये मैनेजमेंट के फंक्शन पे हमारे पास थर्ड प्रोसीजर है या थर्ड स्टेप है। फर्स्ट में स्टूडेंट हमने प्लानिंग की थी। आपको याद होगा प्लानिंग में हमने क्या कहा था कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ठीक हो गया, यानी कि क्या करना चाहिए और वो किस तरह से होगा ताकि हम ऑब्जेक्टिव बना सकें, प्लानिंग कर सकें। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमने जब ये ऑब्जेक्टिव्स बना लिए और एक क्राइटेरिया हमने डिसीजन ले लिया, प्लानिंग कर ली, उसके बाद हमने स्टूडेंट उनको इम्प्लीमेंट करना था, उन्हें ऑर्गेनाइज करना था, जिसमें हमने बात की थी स्ट्रक्चरिंग की। स्ट्रक्चरिंग या फिर हमने स्टूडेंट यहाँ पर क्या किया था, फ्रेम वर्क की बात की थी। हमें फ्रेम वर्क बनाना है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट आएगा स्टाफिंग। स्टूडेंट, स्टाफिंग डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजिंग पर और इसी तरह से ऑर्गेनाइजिंग डिपेंड करेगी प्लानिंग पर। आप बगैर ऑर्गेनाइजिंग किए हुए स्टाफिंग नहीं कर सकते। ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, ये हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है और उस हमने प्रीवियस एग्जांपल में, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी एग्जांपल की थी, कि ये 4 डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, सेल, परचेज, फाइनेंस एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ देखिए, ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, एक सेल डिपार्टमेंट है, यहाँ हमने कहा कि HOD है सेल डिपार्टमेंट का, और उसके अंडर 3 वर्कर्स काम कर रहे हैं और हर वर्कर के अंडर मज़ीद 3 वर्कर्स जो हैं वो वर्क कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये इस तरह से। तो फॉर एग्जांपल ये भी इसी तरह से जाएगा। तो स्टाफिंग बेसिकली है क्या स्टूडेंट, जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, तभी हम स्टाफिंग कर पाएंगे। क्योंकि हमें जब ये ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, हमें ऑर्गेनाइजिंग में ये देखना था सेल, परचेज, फाइनेंस और मार्केटिंग डिपार्टमेंट, हमने एक स्ट्रक्चर बनाया। अब स्टाफिंग में हमें ये मालूम होगा कि इस डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने लोगों को जो है हमने हायरिंग करनी है, कितनी लोगों की। तो इस तरह हमें जब स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क नज़र आएगा, हम उसी के अगेंस्ट क्या करते हैं, स्टाफिंग करते हैं। तो इसका मतलब है स्टाफिंग हमेशा डिपेंड करती है किसके ऊपर स्टूडेंट, ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर। ठीक हो गया। स्टाफिंग का मतलब बेसिकली क्या है, वर्कर्स को हायर करना, पर्सोनल्स को हायर करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड है, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, वो फुलफिल किया जा सके। दिस इज़ कॉल्ड स्टाफिंग। तो स्टूडेंट, बेसिक डेफिनेशन पर आते हैं। स्टाफिंग इज़ अ फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट विच इज़ परफॉर्म्ड बाय द मैनेजर आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग ऑल थिंग्स। ठीक हो गया। स्टाफिंग एक मैनेजमेंट का फंक्शन है जो कि एक मैनेजर सर अंजाम देता है। कब देगा, जब वो तमाम चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लेता है तब। अब ये ऑर्गेनाइजिंग हमने की, ठीक है, सेल, परचेज, फाइनेंस, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया कि कौन सा HOD है, कौन सा सुपरवाइज़र है और उसके अंडर मज़ीद कितने सबॉर्डिनेट्स वर्क करेंगे। तो बेसिकली हमने स्ट्रक्चरिंग करते हुए, जब हमने स्ट्रक्चरिंग की, फ्रेमवर्क बनाया, तो तब हमें मालूम हुआ कि हमें कितने पर्सन्स चाहिए रिक्रूटमेंट के लिए, हायरिंग करने के लिए, कितनी वैकेंट्स जो हैं वो खाली हैं, असामियाँ, और कितनी ऑलरेडी मौजूद हैं। तो हम उसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टाफिंग करते हैं। तो जिस तरह का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा, स्टाफिंग भी उसी तरह से ही की जाएगी। इसी तरह, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि हमेशा स्टाफिंग डिपेंड करेगी ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर। क्लियर हुआ। तो स्टूडेंट, अब हम थोड़ा इसका जर्नल मीनिंग लेते हैं स्टाफिंग का। यानी कि इस स्टेप्स के बाद, समझाने के बाद, आफ्टर प्लानिंग and selection of organizing structure, the next in the management process is to fill the various posts provided in the organization. Again मैंने बात की
कि हमें यहाँ से क्या स्ट्रक्चरिंग करने के बाद यानी कि ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, स्टाफिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, स्टाफ हायर करने की ज़रूरत पड़ती है। स्टाफिंग बेसिकली क्या है, स्टाफिंग इज़ पुटिंग पीपल टू जॉब्स। स्टाफिंग का मतलब क्या है कि लोगों को हायर करना, उनको कोई काम सर अंजाम देना। ठीक हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट, ये स्टाफिंग डेफिनेशन थी और स्टाफिंग का मतलब भी आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। हमारे पास स्टाफिंग एक प्रोसेस है, यानी कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन या एक फर्म स्टाफिंग करने के लिए जाती है, यानी कि उसको ज़रूरत क्यों पड़ती है, पहले तो ये बात है। डेफिनेटली कोई ऑब्जेक्टिव है जिसको उसने फुलफ़िल करना है, तो उसके लिए उसको स्टाफ की ज़रूरत है। विदाउट स्टाफ आप बिज़नेस को रन नहीं कर सकते, आप ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चला सकते। तो स्टाफ का होना एक समझ लें कि बैकबोन की हैसियत रखता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। स्टाफिंग प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज़ नीड टू बी द फॉलोड बाय एवरी बिजनेस इन केस ऑफ स्टाफिंग अ न्यू बिजनेस। यानी कि स्टाफिंग की ज़रूरत आपको कब पड़ सकती है, जब आप बिल्कुल न्यू बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो। डेफिनेटली जब आप न्यू बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो अगेन आपको ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ेगी। ऑर्गेनाइजिंग करते हुए, स्ट्रक्चर बनाते हुए आपको स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी उनकी ऑर्गेनाइजिंग की बिहाफ पर। जिस तरह की आपने ऑर्गेनाइजिंग की है, जितने आपके डिपार्टमेंट्स हैं, जितनी आपकी उसमें वैकेंट्स हैं पड़ी, आपने उसी के अकॉर्डिंग क्या करनी है स्टूडेंट, स्टाफिंग करनी है। तो न्यू बिजनेस एक्सपेंडिंग द एग्जिस्टिंग वन, तो एक बिज़नेस ऑलरेडी आपके पास मौजूद है और आप उसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं। तो डेफिनेटली जब आप बिज़नेस को एक्सपेंड करेंगे तो आपको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, देन आप क्या करने जा रहे हैं, स्टाफिंग करेंगे। इसी तरह और फॉर रिप्लेसिंग दोज हु क्विट, और ऐसे एम्प्लॉयज़ जो आपकी फर्म को छोड़ जाते हैं किसी भी रीज़न की वजह से। रिटायर, ऐसे पर्सन्स जो रिटायर हो जाते हैं तो हमें उसका सब्स्टिट्यूट देना होता है एम्प्लॉयज़ के लिए, तभी आप स्टाफिंग करते हैं। इसी तरह से ट्रांसफ़र्ड, ऐसे जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी ट्रांसफरिंग हो जाती है, यानी कि हो सकता है उनकी प्रमोशन हो जाए या एक यूनिट से दूसरी यूनिट पे उन्हें शिफ्ट कर लिया जाए। तो प्रमोटेड, ये ट्रांसफ़र्ड, प्रमोटेड स्टूडेंट मैंने इकट्ठा बता दिया। फायर्ड, ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनको ऑर्गेनाइजेशन खुद जो है वो फायर कर देती है, निकाल देती है फ्रॉम द जॉब। तो बेसिकली हमें इन तमाम कंडीशंस के लिए क्या करना पड़ता है स्टूडेंट, स्टाफिंग करनी पड़ती है। तो चलिए देखते हैं स्टाफिंग प्रोसेस क्या है। तो स्टाफिंग प्रोसेस पर स्टूडेंट आएंगे तो फर्स्ट में हमारे पास है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट स्टूडेंट, इसमें हमारे पास दो चीज़ें आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना है कि हमारे पास जो मैन पावर है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि टोटल कैपेसिटी कितनी है काम करने के लिए। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, हमारे पास ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी, अगेन हम इसके क्या करते हैं, इसके डिपार्टमेंट्स बना देते हैं, सेल, परचेज, फाइनेंस और मार्केटिंग डिपार्टमेंट। और यहाँ हमने कहा कि यहाँ एक सुपरवाइज़र है और ये एचओडी हो गया, ठीक हो गया, ये सुपरवाइज़र हो गया और सुपरवाइज़र के अंडर मज़ीद 3 वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, ये सुपरवाइज़र हुआ। इसी तरह से यहाँ पर भी। तो ये बेसिकली मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक हो गया। मज़ीद भी स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि इसके फर्दर 3 पर्सन्स वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप इसको, बल्कि चलिए स्पेस नहीं है तो हम यहाँ पर रोक देते हैं। ये स्टूडेंट मैंने बनाया। तो एस्टिमेटिंग द मैन पावर में स्टूडेंट हमने कहा कि हमें इस टोटल स्ट्रक्चर के लिए स्टूडेंट फॉर एग्जांपल 100 पीपल की मैन पावर होगी हमारे पास, ठीक हो गया। और दूसरा स्टूडेंट हमने ये देखना है, इसमें स्टूडेंट दो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं, मैं आपको उसका नाम बता दूं, वो टर्मिनोलॉजीज़ कौन कौन सी हैं। वर्क फोर्स एनालिसिस है स्टूडेंट, वर्क फोर्स एनालिसिस, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, वर्क फोर्स एनालिसिस। और दूसरा है वर्क लोड एनालिसिस। स्टूडेंट हमने करना क्या है इस एस्टिमेटिंग द मैन पावर में, तो
हमने हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, एक है वर्क फोर्स एनालिसिस। इसमें हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि टोटल हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की जो वर्कर्स की कैपेसिटी है वो कितनी है। हमने कहा जी 100 हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए इस स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। ये हमारे क्या कहलवाएगी, वर्क फोर्स एनालिसिस कहलवाएगा। दूसरा वर्क लोड एनालिसिस। वर्क लोड एनालिसिस में हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास वर्कर्स हैं 80, तो इसका मतलब है कि हमें जो रिक्रूटमेंट करनी है, जो रिक्वायरमेंट है हमें मैन पावर की, वो 100 माइनस 80 करेंगे तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि 20 वर्कर्स को हमें हायर करना है एक्चुअल में। ठीक हो गया। पहले आपने एस्टिमेट किया कि हमें कितनी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, वो हैं 20, ठीक है। दूसरा एक तो स्टूडेंट ये है हमारे पास, और इसी तरह से नेक्स्ट हम इसमें जो देखेंगे कि हमें दूसरी टाइप ये है कि हमें पर्सन्स तो चाहिए, हमें किस टाइप के पर्सन्स चाहिए, यानी कि दो चीज़ें इसमें आ जाएंगी। फर्स्ट में आपने क्या किया, आपने रिक्वायरमेंट देखी कि कितने पीपल्स की हमें रिक्वायरमेंट है। अब दूसरे स्टेप में हम ये देखेंगे कि किस तरह के पीपल्स की, यानी कि काइंड ऑफ पीपल्स किस तरह के चाहिए, या टाइप ऑफ पीपल्स किस तरह के चाहिए। तो टाइप्स में स्टूडेंट हम ये देखेंगे कि वो जो वर्कर्स हैं उनकी स्किल्स कितनी हैं, ठीक है, उनका एक्सपीरियंस कितना है, उनके पास नॉलेज कितना है, कितना स्किलफुल है। तो ये हम इसी में ही फर्स्ट स्टेप में ही ये डिसाइड कर लेते हैं। ठीक हो गया। मैं रिपीट कर देता हूँ। एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट में स्टूडेंट हमने देखना है कि हमें मैन पावर कितनी चाहिए। उसके लिए हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वर्कफोर्स एनालिसिस एंड नेक्स्ट है वर्कलोड एनालिसिस। तो इसके थ्रू हमें मालूम हो गया कि 20 पर्सन्स चाहिए। अब हम इसी में देखेंगे कि 20 पर्सन्स जो हैं वो किस लेवल के होंगे, किस टाइप के होंगे, ठीक है। नेचर उनकी जॉब ऑफ डिस्क्रिप्शन क्या होगी, उनके पास स्किल्स कितना होगा, उनके पास एक्सपीरियंस कितना होगा, ठीक है, उनके पास नॉलेज कितना होगा। तो ये हम इसी स्टेप में डिसाइड कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। रिक्रूटमेंट है। रिक्रूटमेंट का बेसिकली जो मतलब है वो अक्सर जो हम लोग सोच लेते हैं वो है सिलेक्शन का, बट ऐसा नहीं है। रिक्रूटमेंट का मतलब कभी भी सिलेक्शन नहीं हुआ करता। रिक्रूटमेंट का मतलब स्टूडेंट बेसिकली होता है सर्चिंग, यानी कि तलाश करना। ठीक हो गया। अब वो तलाश किस तरह से की जा सकती है स्टूडेंट, एडवर्टाइज करके, एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम उसको तलाश कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं रिक्रूटमेंट के। हमारे पास एक इंटरनली सोर्स है और दूसरा एक्सटर्नली सोर्स है, ठीक है। जैसे हमने बात की पहले स्टेप में कि हमें 20 वर्कर्स की ज़रूरत है, तो हम इंटरनली में ये है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पहले देखेंगे कि आया कि हमें जिस तरह की रिक्वायरमेंट ज़रूरत है, क्या वो पर्सन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तो काम नहीं कर रहा। ठीक हो गया। तो अगर वो काम कर रहा है तो हम उससे ओब्लाइज करेंगे। दूसरा स्टूडेंट हमारे पास एक्सटर्नली है। एक्सटर्नली में डेफिनेटली आप क्या करेंगे, एडवर्टाइज देंगे। एडवर्टाइज में आप अपनी रिक्वायरमेंट वहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट जो लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अप्लाई करेंगे, यानी कि लेट्स सपोज हमने कहा कि थाउजेंड्स अगर एम्प्लॉयज़, यानी कि 1000 वैकेंट्स जो हैं, जो असामियों पर जो लोग अप्लाई करते हैं वो थाउजेंड्स हैं। असामी तो वैकेंट तो एक या दो होंगी मैक्सिमम, तो जितनी भी हैं, बट डेफिनेटली कैंडिडेट्स तो हमेशा ज़्यादा हुआ करते हैं। तो स्टूडेंट ये जो अप्लाई करते हैं, हम इनको एक तरह से प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ भी कहते हैं। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ यानी कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए विलिंग हैं, ठीक है। रिक्रूटमेंट में क्या होगा, हमने सर्च करने हैं एम्प्लॉयज़, क्योंकि हमने वहाँ स्किल्स का और उनकी नॉलेज का एक स्टैंडर्ड अपना बना लिया रिक्रूट करने के लिए। तो फिर हमने क्या किया, इंटरनली देखा, अगर इंटरनली है तो वेल है, एक्सटर्नली दोनों तरफ से भी किया जा सकता है बैक वक्त। तो इनको हम एम्प्लॉयज़ को जो कि विलिंग होते हैं, तो उन्हें हम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ भी बोलते हैं, और वो नंबर्स में डेफिनेटली ज़्यादा होंगे। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली स्टूडेंट क्या था, रिक्रूटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा सिलेक्शन। अब सिलेक्शन में क्या करेंगे, डेफिनेटली अब इन थाउजेंड्स में से चूँकि हमें चूज़ करने हैं यहाँ पर 20, तो हम देखेंगे कि हमारी जो परसेप्शंस हैं, जो हमारी तरजीहात हैं, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है कि उसकी नॉलेज हो, उसके पास स्किल्स हों,
तो वो किस लेवल के हैं, तो हमने उसमें से 1000 में से ये 20 को फ़िल्टर कर लेना है। तो स्टूडेंट ये जो रिक्रूटमेंट है ये बेसिकली एक पॉजिटिव स्टेप समझा जाता है, जबकि सिलेक्शन जो है वो नेगेटिव स्टेप समझा जाता है, बिकॉज हम थाउजेंड्स में से जस्ट 20 को जो है वो हायर कर रहे हैं और बाकी जो है हम उन्हें अनएम्प्लॉयड कर रहे हैं एक तरह से। तो बेसिकली सिलेक्शन जो है वो एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालता है बाकी जो कैंडिडेट्स हैं, जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉयज़ नहीं बन पाते उनके लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट सिलेक्शन हो गई, तो यहाँ हमने एस्टिमेट भी कर लिया कि हमें कितनी मैन पावर की ज़रूरत है और किस तरह के लोग हमें चाहिए। नेक्स्ट हमने एडवर्टीज़मेंट की, ठीक है, सिलेक्शन नेक्स्ट हमने की, और उसके बाद प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन है। स्टूडेंट सिलेक्शन के बाद हमने अब प्लेसमेंट में क्या है, हमें उनको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, कि आप इस जॉब के लिए सिलेक्टेड हैं। सिलेक्टेड करने के बाद हम उन्हें क्या करते हैं, उन्हें जॉब प्रोवाइड करते हैं। जॉब जब हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं तो डेफिनेटली हम उनको रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में भी बताते हैं कि ये आपकी लिमिटेशंस हैं, कि ये आपकी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इससे ना एक्सीड करना है और ना आपने इससे पीछे की तरफ रहना है, बल्कि पूरी कोशिश करनी है आपने इस जॉब को फुलफ़िल करने के लिए। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन डेफिनेटली इंट्रोडक्शन है, ठीक है, आपका न्यू एम्प्लॉय है, आप अगर आप मैनेजर हो तो आप अपने सारे स्टाफ से इसको इंट्रोड्यूस करवाओगे, बिकॉज डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके स्टाफ का जो लिंक है वो एक न्यू जो एम्प्लॉय है उसके साथ रहने वाला है। ठीक हो गया, सिलेक्शन के बाद प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन हो गई। नेक्स्ट स्टूडेंट हम जब आएँ तो हमारे पास ट्रेनिंग है और डेवलपमेंट है। तो डेफिनेटली जब एक न्यू वर्कर हायर होगा स्टूडेंट, तो जॉब ऑफ डिस्क्रिप्शन तो 100% कभी भी कहीं भी सेम नहीं हो सकती। तो हम क्या करते हैं, अगर उस एम्प्लॉय में कहीं कमी बेशी है या उसको एक न्यू इन्वायरमेंट है तो समझने में ज़रा टाइम लग रहा है, तो हम उसको क्या करते हैं, यहाँ ट्रेनिंग देते हैं। ठीक हो गया। और डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, डेवलपमेंट में हम उसके नॉलेज को मज़ीद उसमें इजाफ़ा करते हैं, उसको इंक्रीज़ करते हैं ताकि वो एक स्किलफुल पर्सन बन सके। और ये सिलेक्शन जब हम करते हैं तो ये स्टूडेंट बेसिकली स्टाफिंग का जो प्रोसेस है ये अल्टीमेट ये ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स के लिए किया जाता है। अगर आपका स्टाफ अच्छा होगा, डेफिनेटली आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट होंगे और अल्टीमेट आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ही फ़ायदा होगा। ठीक हो गया। तो ये स्टूडेंट हमारे पास बेसिकली मैनेजमेंट में हमने स्टाफिंग पढ़ी और स्टाफिंग प्रोसेस किया। तो नीड एंड इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, जो ठीक है हमने स्टाफिंग करनी है तो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसकी अहमियत क्या है। तो नीड में स्टूडेंट अगर हम बात करें, स्टाफिंग इज़ द नीड टू सेलेक्ट द पर्सनल सो दैट सेलेक्टेड पर्सनल परफॉर्म द वर्क। यानी कि स्टाफिंग की ज़रूरत पड़ती है। स्टाफिंग में हम क्या करते हैं, एक एम्प्लॉय को हायर करते हैं, ठीक है, ताकि हम उससे कोई काम करा सकें। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि बग़ैर स्टाफिंग किए हुए आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन नहीं कर सकते। तो हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत पड़ती है वर्क कराने के लिए, डिफरेंट वर्क्स कराने के लिए, जॉब्स देने के लिए हमें स्टाफिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट है, इट इज़ नीडेड एज इट फाइंड्स द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। इसका मतलब स्टाफिंग स्टूडेंट हम, बिकॉज हमने पहले भी बात की, हम स्ट्रक्चरिंग करते हैं, स्ट्रक्चरिंग के बाद हम स्टाफिंग पर आते हैं। तो हमें स्टाफिंग से ये फ़ायदा होता है कि जॉब हमें जिस नेचर का, जिस जॉब ऑफ नेचर का पर्सन चाहिए, हम उसी जो है जॉब की डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हम पर्सन को हायर करते हैं, वर्कर को हायर करते हैं, ताकि हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आउटपुट हासिल कर सकें। तो बेसिकली स्टूडेंट ये है स्टाफिंग की ज़रूरत। स्टाफिंग एक बेसिक, एक बैकबोन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पीछे, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बग़ैर स्टाफिंग किए हुए रन नहीं कर सकती। ये एक तरह से समझ लें कि ऑर्गेनाइजेशन की मजबूरी भी है कि वो बेसिकली स्टाफिंग हायर करना उसकी मजबूरी है, बिकॉज उसको पैसे देने पड़ रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, बट इसके बगैर उसका गुजारा भी नहीं होता। तो स्टाफिंग की ज़रूरत हो गई। नेक्स्ट स्टूडेंट है इसकी इम्पोर्टेंस, स्टाफिंग की अहमियत क्या है। बिजनेस फील्ड में ह्यूमन बींग्स हु आर वर्किंग एज एन एम्प्लॉय आर द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। यानी कि जब आप स्टाफिंग करते हैं तो स्टाफिंग में जो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, स्टाफिंग का एक प्रोसेस है,
आपने उसमें मेरिट देखना है, आप वो तमाम जो हायरिंग करने के जो रूल्स हैं वो फॉलो करते हुए आते हैं। तो जो आपके पास जो पर्सन होता है स्टूडेंट, वो आप समझ लें कि वो फ़िल्टर हुआ हुआ एक पर्सन होता है, ठीक है। वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेसिकली एसेट का काम करेगा। उसने आपकी ऑर्गेनाइजेशन को पैसा जनरेट करके देना है, ठीक है। तो स्टाफिंग की अहमियत क्या है, स्टाफिंग क्यों हम करते हैं, ताकि हम अपने एसेट्स को जनरेट कर सकें इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयज़। द राइट सिलेक्शन हेल्प्स यू फॉर द ग्रोथ ऑफ योर बिजनेस। डेफिनेटली जब आप स्टाफिंग करते हैं तो आपकी बिजनेस में ग्रोथ होगा, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू अचीव इट्स गोल डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म टू सेलेक्ट पर्सनस। यानी कि जो आपकी बिजनेस की जो एबिलिटी है वो डेफिनेटली आपकी वर्कर्स की एबिलिटी है। जब आप स्टाफिंग सही से करते हैं तो आप एक राइट पर्सन को चूज़ करते हैं। तो एक क्वालिटी पर्सन को जब आप चूज़ करते हैं तो डेफिनेटली जो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी जो उसको जो वो फुलफ़िल करेगा, जो ऑब्जेक्टिव को हासिल करेगा वो भी एक क्वालिटी लेवल का होगा। तो जब एम्प्लॉयज़ हमारे क्वालिटी के हैं और वो हर सिचुएशन में सर्वाइव करना जानते हैं, उन्हें अच्छी ट्रेनिंग दी गई है, वो स्किलफुल पर्सन्स हैं, तो डेफिनेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो टाइमली अचीव होंगे। जब टाइमली अचीव होंगे तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद है। तो स्टूडेंट, ये इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर्स। तो इंशाल्लाह आज का लेक्चर आपको जो है समझ में आया होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।